और मेरे साथ हैं गुल और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल और आज हम अपना प्रोग्राम लेकर फिर हाजिर हुए हैं बातों ही बातों में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात अपनी कम्युनिटी की डिफरेंट पर्सनैलिटी से करवाएं, उनसे कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। बिस्मिल्लाह, तो प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए आज की बात से। गुल, आज मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि हमें जो है ना अल्लाह मियाँ से थोड़ी सी दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह मियाँ हम लोगों को जो है ना दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारे गुनाहों को बख्शे। बिल्कुल, क्योंकि आजकल मैं ये देख रही हूँ कि मिनट मिनट पे लोग जो है ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हाइपर हुए हैं, एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी जो है ना लड़ाई कर लेते हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ना, बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल, और एकदम किसी को पेशेंस खत्म हो गया है। आई डोंट नो क्या हो रहा है लोगों को, लेकिन बस यही थोड़ा सा था कि अल्लाह मियां हमारे खौफ खुदा बहुत कम हो गया है और लोग कोशिश करते हैं कि हर चीज अपने हाथ में ले बस, और कहते हैं जो मैंने कहा वो सही है, मुझे ज्यादा इल्म है। तो बस अल्लाह में हम सबके गुनाहों को बख्शे और जो लोग हैं उन सबको भी अल्लाह में नेक हिदायत दे। और नाजरीन, आज मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसलिए कि आज हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। और सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिमसी। तो मैं शिमसी, वेलकम टू द स्टूडियो। कैसी हो आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। नाजरीन, आप सबको मालूम है कि शिमसी जो है वो यंग जनरेशन में और यंग लोगों में बहुत मशहूर हैं। शी इज़ वेरी एक्टिव हैं, काम भी करती हैं, जॉब भी करती हैं और फिर जो है घर भी संभालती हैं। और सबसे ज़्यादा मशहूर जो हैं वो अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक की वजह से हैं। तो ये आज हमने इनको इसलिए बुलाया कि हमें बताएं कि किस तरीके से इसमें आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मुझे आप पहले ये बताओ कि आपको दोबारा हमारे स्टूडियो में आके कैसा लगा? पहली दफ़ा भी बहुत अच्छा लगा था और अभी भी बहुत अच्छा लगा है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आप दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। सो मैं आने से पहले थोड़ा डर रही थी, लेकिन आप दोनों से मिलके आई एम फीलिंग सो पीसफुल। मेरे ख्याल से तो हमें तुमसे डरना चाहिए क्योंकि तुम लोग जो है ना इतनी स्पीड में और इतना अच्छा बोलते हो और इतना सिखा रहे हो लोगों को, राइट? हाँ जी। तो अब मुझे ये बताओ कि मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगी तुमको ज़्यादा और भी वी वोंट हैरेस यू, ओके? तो आप मुझे ये बताओ शिमजी कि आपका जो है ना सबसे पहले छोटा सा मुझे ये बताओ कि सारी दुनिया जो है वो कोविड से चेंज हुआ है लाइफ उनकी। तो आप मुझे थोड़ा बताओ कि मैं इसलिए कोविड का पूछ रही हूँ क्योंकि अभी भी हमारी जान नहीं छोड़ी हुई उसने, हमारे असरात उसके अभी भी हैं हम पर, राइट? तो हम फिर भी लोगों से पूछते हैं कि वो चीज़ पुरानी जो थी अब क्या असर हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट? तो आप मुझे बताओ आपके कैसा रहा कोविड? कोविड को जब मैंने बहुत सोचा कि कोविड क्या था, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि कोविड वाज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। कोविड के थ्रू अल्लाह मियाँ ने हमें ये बताया है कि आप ज़्यादा हवा में ना उड़ें, आप अपने पाँव जो हैं वो ज़मीन पे रखें। कभी भी कुछ हो सकता है, नो मैटर आप कितने रिच हैं, आप कितने सक्सेसफुल हैं, कितना फेम है, एक झटका लगेगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैंने बड़ा यूरोप का ट्रिप भी प्लान किया हुआ था कि हम अगस्त में इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और सडनली मैं बड़ा अच्छा अर्न कर रही थी और अचानक से कोविड हुआ और मेरी जॉब चली गई। और कोविड ने मुझे फाइनेंशियली भी हिट किया, इमोशनली हिट किया, आई वेंट टू डिप्रेशन, फिजिकली हिट किया, आई गेन 25 pounds ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि कोविड ने ये सिखा दिया कि अल्लाह पे यकीन रखो और अल्लाह से बड़ा कोई भी नहीं है। He is a major planner। और मेरे ख्याल से कोविड ने सबको पॉजिटिविटी सिखाई। जी बिल्कुल, बिल्कुल। लोग ये चीज भूल गए थे क्योंकि भाई हम जो कर रहे हैं ना सदा नहीं रहने वाली, राइट? तो अच्छा, तो क्या चेंजेस आए आपने किसको ऐसे इसको किया? कोविड से मैंने ये रियलाइज किया कि जो आपके अपने हैं वो ही आपके अपने हैं, जो आपके घर में रहते हैं वो आपके सबसे अपने हैं, जो चाहे कुछ हो जाए आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी चीज़ें हैं, सोशल सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन जो आपके इमीडिएट रिश्ते हैं वो आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। उस सही कह रही है शिमजी, क्योंकि देखो बहुत से सुनने में आ रहा है कि कुछ फैमिलीज में ब्रेकअप हुआ है। जी, बहुत सी ऐसी स्टोरीज भी सुनने में आई और बहुत से और भी मतलब फैमिली जो है वो और भी आपस में स्ट्रॉन्ग मौका मिला ना लोगों को, माओ को
आपको औलाद बच्चों के साथ बैठने का मौका मिला, उन्हें पता चला कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि वो काम पे चले जा रहे हैं, वो काम पे चले जा रहे हैं बच्चे। मतलब मुझे ऐसा लगा लॉकडाउन में कि मैं बिल्कुल रेस में भाग रही थी, चाहे वो मेरा पैसे कमाने की रेस हो, चाहे वो मेरा सोशल सर्कल को मेंटेन करने की रेस हो, मैं एक रेस में लगी हुई थी। और एकदम से मेरी लाइफ में जो है फुल स्टॉप आया और बहुत ही अच्छा आया, जिससे मैंने अपने मियाँ के साथ, अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारा। रमजान इससे पहले कभी इतने अच्छे नहीं गुजरे थे जितने उस दौरान गुजरे। सो ऑफ कोर्स वी लॉस्ट सो मेनी लाइव्स एज वेल, बट स्टिल आई विल से कि मेरे लिए इट्स आई ओपनर, बहुत से लोगों के लिए जी। नो डाउट कि हम लोग जैसे अपनी दौड़ में भागे चले जा रहे थे, रियलाइज हुआ कि वाकई ही करने वाला सिर्फ वही है जी। और बाकी हमारा करना वरना कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोग हमेशा ये होता है ना कि हम सोचते नहीं ना कि भागे जा रहे हैं सिर्फ पैसे के पीछे नहीं। हाँ अच्छा, अब मुझे ये और चीज़ और बताओ, मैं इसको ज़्यादा मजीद नहीं लंबा खींचूंगी क्योंकि मुझे पता है बहुत कुछ हुआ है, बहुत से हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अब मैं आ जाती हूँ आपकी सोशल लाइफ पे। मुझे पता है आप अच्छी वाइफ भी हो, आप अच्छी मदर भी हो, आप सब काम अपने पूरा करने के बाद आप इस पर आती हो, राइट जी। सारा काम हो जाता है, फिर आपने सोशल मीडिया को भी टाइम देती हो जी। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके सोशल मीडिया में सबसे आपके कौन से 2 बड़े चैनल पे आप जाते हो? 2 प्लेटफॉर्म्स यूज करती हूँ मैं बहुत ज्यादा, एक इंस्टाग्राम और एक टिकटॉक। ठीक है, तो दोनों में कुछ खास फर्क है? दोनों में फर्क है, दोनों का वे ऑफ स्टाइल डिफरेंट है। जिस तरीके से आप अपनी बात को कहना है वो दोनों एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों में जो है फैन फॉलोइंग डिफरेंट है, दोनों की ऑडियंस डिफरेंट है। अच्छा। और आई पोस्ट अकॉर्डिंग टू माय ऑडियंस के कौन सी ऑडियंस को क्या पसंद है, वहाँ पे वो पोस्ट होता है। अच्छा जी। तो इसका तुमने कोई ट्रेनिंग ली या यू जस्ट? नहीं, ऑनेस्टली कोई ट्रेनिंग नहीं ली, सीखते सीखते आया। और हुआ ये था कि कोविड हुआ तो मैं बिल्कुल फारिग हो गई, जॉब नहीं थी मेरे पास, तो मैं डिप्रेशन में जाने लगी। तो घर पे ही होते थे, फोन था साथ में, फोन ही सारा कुछ था, बस फोन पे ऐसे ही कुछ फनी वीडियोस बनाने लग गए टिकटॉक पे। और पहले प्राइवेट था, फिर उसको पब्लिक कर दिया। तो हुआ ये कि मैंने एक रात में अपने हस्बैंड के साथ एक वीडियो बनाई फनी टाइप की, और उसको जब मैंने देखा तो उसके 150 व्यूज थे, 150 व्यूज थे। तो मैंने ये करके मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी तो उसके 150K जो है वो व्यूज हो चुके थे उस वक्त तक। और वो जो कहते हैं ना कि रातों रात फेम हो जाना, वो एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। जब मैं सुबह उठी तो उसके 1.5 लाख व्यूज हो चुके थे और मेरे फॉलोअर्स बहुत सारे हो चुके थे। और लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, कह रहे तुम्हारी वीडियो देखी। किसी ने मुझे सऊदी अरब से मैसेज किया, किसी ने मुझे मुल्तान से मैसेज किया कि हमने तुम्हारी वीडियो देखी है। तो उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऑफकोर्स फेम लोगों को अच्छा लगता है, तो मुझे बड़ा मजा आया। मैंने फिर उसके बाद और बनाई। मैं अपनी फैमिली में आई एम द ओनली वन हु हैज पब्लिक अकाउंट। लाइक अगर मैं कजन्स भी कहूँ, कजन्स के कजन्स भी कहूँ, दूर दूर तक किसी का पब्लिक अकाउंट नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इनिशियली डरी कि पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स आएगा मेरे घर वालों का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत 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 अप्रिशिएट किया। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि पहली वीडियो की और मियाँ हस्बैंड के साथ की, तो व्हाट वाज रिएक्शन ऑफ योर हस्बैंड? हस्बैंड उनको भी फेम मिला ना? उनको भी फेम मिला, वो भी बड़े खुश हुए। लाइक मुझे ऐसा लगता है हम जैसी लड़कियों, अगर मैं आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो मेरे हस्बैंड का बहुत हाथ है। अगर मैं यहाँ पे हूँ इट मीन्स कि मेरे हस्बैंड is full supportive. Right. That's why I'm sitting here. That's why I have that public account. तो हम जैसी लड़कियां जिनके लिए हस्बैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें हस्बैंड की सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। तो आई एम लकी कि हस्बैंड की सपोर्ट थी बहुत ज्यादा। बट आई विल से कि मुश्किल है पब्लिक अकाउंट रखना, क्योंकि मैं आगे आने वाली थी। क्योंकि जब पब्लिक हो तो 10,000 किस्म के लोग भी कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। तो हाउ डू यू हैंडल दैट? ओके, ये बहुत ट्रिकी है। वैसे मुझे इतने हेट कमेंट्स नहीं आते, बहुत कम रेशो है मेरा, लेकिन जो आते हैं तो वो अम्मी ने सिखाया था ना कि हेट का जवाब भी लफ्ज से देना है। तो वो बात मेरे जहन में है कि चाहे कोई जितना भी बुरा कह ले, आप उसको अच्छे से प्यार से हैंडल करो। और कितने लोग ऐसे हैं जो और ज्यादा शर्मिंदा हुए उसके बाद के नहीं, हमें आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो हेट मिलता है थोड़ा बहुत डेफिनेटली, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग तो आपको पसंद नहीं कर सकते, हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और दूसरा आप पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती है। इनिशियली ये होता था कि मैं कुछ भी पोस्ट कर देती थी, क्योंकि मेरे अकाउंट की इतनी रीच नहीं थी।
अभी 5-6 महीने में उसकी रीच बहुत हो गई, लाइक बहुत लोग उसको देखते हैं। तो अब मुझे बहुत सोचना पड़ता है, मेरे पे ना एक तरह से जिम्मेदारी है, मुझे अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट करना है, मुझे अपने रिलीजन को भी रिप्रेजेंट करना है, मुझे अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट करना है, फिर जिस कंट्री में मैं रह रही हूँ मुझे उसका भी ख्याल करना है, मुझे कल को ये भी सोचना है कि मेरे बच्चों की भी शादी होनी है। तो बहुत कुछ सोच के मैं कोई भी चीज एक छोटी सी पोस्ट करती हूँ तो उसके लिए मुझे बहुत सोच समझ के उसको पोस्ट करना पड़ता है। अब तो मेरे पे जिम्मेदारी है, और ये कोई इजी चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी इजी नहीं है। लोग इसको जितना समझते हैं कि ये इतना इजी होगा इनके लिए, बाएं हाथ का खेल होगा, नहीं, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, यू हैव टू हैंडल सो मेनी थिंग्स। फिर जाहिर सी बात है, आप अपना जॉब देखते हो, आप घर देखते हो, बच्चे देखते हो, उसके बाद जाके आप इस काम को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हो, तभी ये चल रहा है। वरना अगर मैं सिर्फ इसमें लग जाती तो आपको सारी चीजें मुतासिर होती और फिर मैं यहाँ पे नहीं होती। नहीं, और दूसरा ये भी होता है ना कि ये तुम्हारा एक पैशन तुमने बनाया कोविड में, राइट जी। और कुदरती अल्लाह मियां ने तुम्हें जो टैलेंट दिया था वो तुमने शो किया, लेकिन यू डिड नॉट क्रॉस योर लिमिट। हाँ, ये चीज यहाँ मैं बताना चाहूंगी नाज़रीन के यंग जनरेशन को भी मैं यही समझाना चाहती हूँ कि कोई भी चीज आप करो उसको डू नॉट क्रॉस योर लिमिट। उससे एक क्योंकि हम औरत हैं, जैसे भी हैं, जिस माशरे की भी हैं, कोई भी कल्चर की जो भी औरत होती है उसके ऊपर उसकी पूरी फैमिली की, उसके घर की, खानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे कोई माने ना माने, ये सच है, ये फैक्ट है। तभी कहते हैं ना, अगर माँ होशियार होती है, माँ को जरूरी नहीं है काम के, माँ अगर पढ़ी लिखी, माँ होशियार है तो औलाद अच्छी होती है। तो हमारे मजहब ने भी औरत को बहुत रिस्पेक्ट दी है। बिल्कुल, अगर हम रिस्पेक्ट से आगे काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो उसमें अगर हम समझते हैं कि मेरी इस चीज से मुझ पे भी आंच नहीं आ रही, मेरे घर वालों को भी नहीं आ रही, भाई बहनों को भी नहीं आ रही, क्योंकि हर कोई इससे मुतासिर हो रहा होता है ना, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा, ये तो तुम्हारा हो गया ये टिकटॉक का, राइट? तो आप टिकटॉक में क्या गाने वाने सब होते हैं? मतलब मैं तो ऐसी वीडियो देखती हूँ, मुझे आज तक टिकटॉक समझ में टिकटॉक में गाने होते हैं, टिकटॉक में छोटे छोटे वो जोक्स के क्लिप्स होते हैं, टिकटॉक में फैशन होता है, फैशन स्टाइलिंग होती है, मेकअप होता है, कोई अच्छी बात होती है, कोई एक अच्छी बात आपने तुम्हारा क्या चीज ज्यादा तुम पसंद करती हो, बताना। बेसिकली मैं हर वो चीज करती हूँ जिससे लोगों के चेहरे पे स्माइल है। अब वो कोई अच्छा कोई सॉन्ग का लिरिक्स है, कोई अच्छा कोट है, कोई मेकअप की एक बहुत अच्छी चीज सीखी, या कोई बहुत अच्छे कपड़े जो मुझे लग रहा है कि ये कपड़े मेरे बहुत अच्छे हैं, मुझे दिखाना चाहिए, या अगर मैंने कोई चीज सेल पे ली है तो वो मैं बता दूं कि मैंने सेल पे ली। अच्छा, मेरा दोनों टिकटॉक और इंस्टाग्राम का एक ही नीश है कि मुश्किल वक्त में आपको मुश्किल से फाइट कैसे करना है, क्योंकि बेसिकली आई एम फाइटर, आई एम फाइटिंग विद डिजीज एज वेल, तो उस पे मैं खुश रहती हूँ और मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ ये मसला है और मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, और यही पैगाम मैं लोगों को देना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने जब बहुत सोचा कि लाइफ क्या है, तो मैं इस नतीजे पे पहुंची कि लाइफ जो है ना वो कॉम्बिनेशन है खुशी और गम का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि खुशी और गम जो है ना वो 50-50 का रेशो नहीं है, गम ज्यादा है और कहीं कहीं पे आपको खुशी मिलती है। कितनी बड़ी बात है जी, छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती तो आगे जाके पता नहीं क्या करेगी। तो वो जब इतने गम के बाद जब कोई खुशी मिलती है ना, तो आपको उसको खुल के जीना चाहिए, ये सोच के कि थोड़े वक्त के लिए मुझे अल्लाह मैंने गिफ्ट दिया, जल्दी से इससे खुश हो जाओ, इसमें अल्लाह का शुक्र अदा कर लो क्योंकि ये जाने वाली है। तो मैंने लाइफ को ऐसे ही लिया है कि गम एंड खुशी का मिक्सचर है, बट गम ज्यादा है, गम के साथ साथ कहीं कहीं बीच में खुशी आ रही है, उसको जल्दी से अवेल कर लो। गम का ये होता है कि गम हर एक के साथ है, ठीक है, लेकिन आप किस तरीके से ले रहे हो जी। अगर आप उस चीज को, जो भी आपको तकलीफ है, उसको आप जो है ना अपने पर हावी कर लोगे, देन यू आर टोटली इनटू ब्रेक। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि मुझे अपनी लाइफ का पता चल गया कि मेरे साथ ये इशू है, ये इशू है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद मैं उसके बाद मूव ऑन हुई आगे, और मैंने उसी के साथ हंसना जो है वो प्रेफर किया। तो नाज़रीन, मैं यही छोटा सा ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद फिर आती हूँ और शिमजी से थोड़ी देर और बात करते हैं और फिर हम अपने दूसरे मेहमान को लेकर आते हैं, ठीक है? तो आप हमारे साथ रहिए और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी अच्छा मज़ा आ रहा है शिमजी से बात करते हुए, और जिस तरीके से उसका पॉजिटिव नेचर है, पॉजिटिव एटीट्यूड है चीज़ों की तरफ, वो सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? कोई ना कोई तो वजह है जिसकी वजह से मतलब ये इतना ज़्यादा अपना इसको
तो अब मैंने तुमसे जो है थोड़ा टिकटॉक का पूछ लिया है, तुमने बताया कि तुम्हारा टिकटॉक में किस तरीके से तुम एंटर हुई, राइट? और वाज अ नाइस थिंग कि तुमने अपने हस्बैंड के साथ उसको स्टार्ट किया है, तो उनको भी बूस्ट मिल गया थोड़ा। तो अब मुझे ये बताओ कि अब हर वीडियो में हस्बैंड होते हैं या नहीं? नहीं, अच्छा, वो कभी कभी वीकेंड्स पे मैं उनको मनाती हूँ कि आ जाए मेरे साथ वीडियो बना लें, तो कभी कभी होते हैं। तो और ये चीज तुम्हें कोविड के बाद तुमने टैलेंट, कोविड के बाद मुझे लगा कि मेरे में ये टैलेंट है। टिकटॉक कर रही थी, इसलिए मैं सबने कहा कि तुम ब्लॉगिंग शुरू कर दो, इंस्टाग्राम पे स्टाइलिंग सिखाओ, मेकअप सिखाओ, कोई अच्छी बात सिखाओ। इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत 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 अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ह्यूज रिस्पांस मिला, मोर देन टिकटॉक। बट बहुत अच्छा चल रहा था, मैं कर भी रही थी सारे काम। फिर ये हुआ कि मेरी जॉब शुरू हो गई, तो अब मैं उस तरीके से इंस्टाग्राम को टाइम नहीं दे रही जिस तरह से मैंने सोचा था, बट स्टिल इट्स गोइंग वेल। अच्छा, हाँ। तो वहाँ तुम ज्यादातर कोचिंग टाइप करती हो, टीच पीपल के ये मेकअप कैसा है, हाँ जी, जैसे आईलाइनर कैसे लगाना है, या किस ड्रेस के साथ क्या शूज पहनने हैं, और कोई अच्छी बात फैशन के ऊपर ज्यादा बातें करती हूँ। कोई पॉजिटिव बात सीखी तो वो आगे पहुंचा देती हूँ, तो या कोई अच्छा रेस्टोरेंट खुला है तो वो बता देती हूँ कि ये अच्छा है। जितना मुझे मेरी लाइफ में जो भी हो रहा होता है ना, तो वो अच्छा, मुझे एक चीज यहाँ ये बताओ कि इतना तुम पहले मैं तुमसे थोड़ा सा एक चीज और पूछती हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बचपन में क्या बचपन से कोई और एक्स्ट्रा टैलेंट था, या ये चीज अंदर दबी हुई थी जो निकली? ये चीज अंदर दबी हुई थी आई थिंक। अब बचपन अगर आप मेरा देखें तो बड़ा टिपिकल, कराची से बिलोंग करती हूँ, बॉर्न मेरा सऊदी अरेबिया है, और फिर फैमिली कराची शिफ्ट हो गई। बचपन एक टिपिकल बचपन, अब्बू स्ट्रिक्ट, अम्मी सॉफ्ट, बड़ी 3 बहनों का बातों बातों पे डांटना कि गाने ना सुनो, मेकअप ना करो, बड़ों के साथ ना बैठो, होमवर्क करो, बिल्कुल टिपिकल घर का माहौल। अब्बू आए तो सब सही से बैठ गए अब्बू के एहतराम में, तो सीधा साधा सा गुजरा। उसके बाद बहनों की शादी होती गई, बिकॉज वो तीनों मुझसे बड़ी थी। आखिर में मैं बच गई, तो मैंने कहा मेरी भी शादी कर दे, मुझे क्यों छोड़ा। अम्मी से कहा अम्मी शादी कर दें, अम्मी शादी कर दें, तो बस वो शादी हो गई। शादी के बाद यहाँ आई, यहाँ आके शुरू में बहुत डिप्रेशन हुआ। अगेन कोई था नहीं, मैं मेरी जैसी बंदी, क्योंकि वहाँ पे सारे स्कूल के फ्रेंड्स थे, कॉलेज के फ्रेंड्स थे, यहाँ कोई नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता लोग बनाए, लोग बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे लोगों ने बड़ा सपोर्ट मुझे किया, मेरे कजन्स हो, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ आई, बच्चे हुए, 2 बेटियां हैं मेरी माशाल्लाह। और फिर बच्चों, शुरू में तो ऐसा था कि बच्चों पे ही सारा टाइम गुजारा, मुझे अपना कोई होश ही नहीं होता था, और अपने कपड़े नहीं, सबसे पहले बच्चों के स्टोर में जाना, जब तो बच्चों पे बड़ा टाइम लगाया। उनकी कुरान क्लास हो रही है तो साथ बैठी हूँ, स्कूल है तो साथ बैठी हुई हूँ, वो ब्रेक में भी उनको देखने जा रही हूँ कि आप कैसे खेल रहे हैं, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स। बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मुझे हुआ कि मुझे कोई जॉब करनी चाहिए, तब मुझे लगा कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, तब मैं दुनिया में जरा बाहर निकली। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, उससे पहले कोविड ने तुम्हें और आगे बढ़ा दिया। फिर बिल्कुल सही चल रही थी, तो कोविड ने 2 लेवल और आगे बढ़ा दिया। तो अब फिर अब मुझे एक चीज और खास बताओ जो मैंने सुनी है तुम्हारे बारे में, कि इस तरीके से चलो कोविड, हमने टिकटॉक भी हो गया, इंस्टाग्राम भी हो गया, मुझे ये बताओ कि अगर कोई और बंदा, कोई बच्चे, कोई औरतें जो आजकल तो जिसके हाथ में कैमरा है, जिसके हाथ में फ़ोन है, वो कोई ना कोई स्टार बन चुका है, राइट? तो डू यू थिंक कि उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए कि आपने कैमरा पकड़ा और आप आर्टिस्ट हो गए, या किस तरीके का लोग क्या हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? तुमने मुझे बताया कि भाई हम औरतें देखते हैं एज ए फैमिली को, हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आम जो लोग कर रहे हैं आजकल, उनके बारे में तुम्हारी क्या राय है? उनके लिए मेरी ये राय, अगेन अपने आप को देखें, आप अपने कल्चर को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने ब्रॉटअप को दिखा रहे हैं बेसिकली आप, कि आपके पेरेंट्स कैसे थे, आपके घर का माहौल कैसा था। उसके अलावा आपको जो करना है करिए, आपका फोन है, आपके पास नेट है, you are safe and you are good
until unless आप किसी को हर्ट ना कर रहे हो, आप किसी पे टॉन्ट ना कर रहे हो, यू आर सेफ। ऐसे नहीं लगता कभी कभी कि लोग अपने लिए नहीं कर रहे, किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत हो रहा है और उन सब के लिए मैं यही कहूंगी कि ये ना करें, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। इससे आप मिसयूज बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। एक दूसरे वो फिर एक कोई यहाँ से वीडियो आ रही है, फिर एक वीडियो वहां से आ रही है, तो ये ना करें। आप अपनी खुशी के लिए करें और दूसरों को नीचा ना दिखाएं। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरे पास दिन में कोई 6-7 पोस्ट ऐसी आती हैं जो मुझे पसंद नहीं आती, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं उन पे कभी कोई रिएक्ट नहीं करती, मैं सीधा उनको स्वाइप कर देती हूँ। आपको सोशल मीडिया ने पावर दी है ना कि आप उसको इग्नोर कर दो या आप उसको ब्लॉक कर दो। आपको नहीं पसंद आ रहा, आप उसको इग्नोर करो, लेकिन आप उस पर कोई हेट कमेंट क्यों कर रहे हो? इस तरह से आप अपना बॉटअप उसको दिखा रहे हो, तो आप उस पर खामोश रहो और जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट करो। ठीक, क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल, हमने भी यही बात की थी शुरू में कि इतना अल्लाह में हमें गुनाहों से बचाए, बुराइयों से बचाए, और क्योंकि लोग जो है ना एक दूसरे की टांग खींचने में ज्यादा हो गए हैं बनिस्बत अपने टैलेंट दिखाने में, राइट? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि हम तो ठीक है अपना काफी इतने भी जूनियर हमने नहीं है, हम भी सीनियर्स में हैं, मैं तो खासतौर पर सीनियर्स में हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अब मेरी वो उम्र नहीं है कि मैं बच्चों की तरह घूमती फिरूं, राइट? लेकिन आप लोग यंग हो, आप लोग मैसेज दोगे तो आप लोग को देख के बच्चे आएंगे, हमें देख के बच्चे, जनरेशन आप लोग के हाथ में अभी, क्योंकि आप हम लोग के हाथ में से अब चले गए हम, लेकिन अभी भी मैं देखती हूँ लोग जो हैं वो एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे हेट कमेंट्स कर रहे होते हैं कि एक सेकंड नहीं होती, किसी ने कुछ नहीं बोला तो वो मजहब, इखलाक, हर चीज से गिर जाते हैं। तो मेरे अपने साथ हुआ है, जैसे मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ी ना, मेरी स्पीड बहुत तेज थी नीचे से ऊपर जाने में, फेम के स्केल में अगर आप देखें तो बहुत से लोगों को मसला हुआ कि इतना आगे कैसे जा रही है, इसको सीधा करो, इसको ये करो, यहीं पे लोगों ने लेकिन मैंने देखा उन्होंने जितना भी ट्राई किया मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो जिनको मैं पसंद आ गई, जिनके दिल में मैं उतर गई, इट मींस उतर गई। तो आप मैंने फिर रिपीट करती हूँ, आप अगर किसी को हर्ट नहीं कर रहे, यू आर गुड टू। तो बस हमारा यही है कि लोग जो हैं वो फैले ना, राइट? जो भी करें अपनी तहजीब और के दायरे में रह के करें, राइट? अब गुलाब कुछ खास बात पूछना चाह रहे हैं? एक और बात बताओ आप, जो कि अभी तक उस तरफ गए ही नहीं, कि आपके वेट का क्या राज है? ये राज है, इसके लिए मैं कहूँगी कि मैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम में बहुत बाद में फेमस हुई हूँ। बिफोर कोविड मैं इसलिए फेमस हुई थी कि मैंने जो है वो 6 मंथ्स में 55 पाउंड्स जो है वो शेड किया था, बिल्कुल अपनी बॉडी से निकाल दिया था। आई वॉज एक्स्ट्रा लार्ज, आई वॉज 85 kgs, आई वॉज ओबीस पर्सन, और बस 6 महीने का मैंने अपने आप को टाइम दिया और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जान लगा दी और मैं एक्स्ट्रा स्मॉल हो गई। तो वो मैं लोगों माशाल्लाह जी, वो लोगों में बड़ी अट्रैक्शन है। जिम में मेरी पिक्चर्स लगी, प्रमोशन जो मेरा ट्रेनर था उसने मेरी पिक्चर्स बिफोर एंड आफ्टर की लगा के अपने क्लाइंट्स लिए, और हर जगह हर लोग मुझे कहते हैं ये वही आ गई जिसने इतने जल्दी वेट लूज किया है। वेट लूज करने के लिए खाना, एक्सरसाइज सब कुछ जरूरी है, उससे बड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपने माइंड से प्ले करना है। ये सारा माइंड का खेल है। आप अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि मुझे ये करके दिखाना है तो आप कर लोगे। जैसे साइड इफेक्ट्स वगैरह कोई नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैंने हर चीज बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड की थी, बहुत ही अच्छे से की थी, और सब उस वक्त मेरी स्किन भी अच्छी हो गई थी और मैं फ्रेश रहने लग गई थी। मतलब एवरीथिंग वाज सुपर परफेक्ट। खुद को भी अच्छा लगा ना? हाँ। मैंने वर्कआउट किया, डाइट टेस्ट, मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग की थी, खाना सब खाती थी, खाने के कुछ रूल्स कर लिए थे, टाइम मैनेजमेंट कर ली थी, और अपने माइंड से बहुत प्ले किया था। लेट्स सपोज कि अगर मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है तो मैंने अपने माइंड में बना लिया कि मुझे नहीं खाना है, मुझे ये नहीं पसंद है, या मुझे आज जो है वो 15,000 स्टेप्स करने हैं तो वो तो करने ही करने, वो तो मेरी जिद हो गई है। तो माइंड से प्ले कर करके, जिद कर करके मैंने अपने आप से वो कर लिया, और उसके बाद मुझे अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, बाहर निकलती थी, बड़ी तारीफें होती थी, मोटी, तो मैं उससे और ज्यादा मुझे अच्छा लगता था। तो उसका कुछ जुनून सवार हो गया था, बट इट वाज अ गुड जुनून आई वुड से, क्योंकि मैं डायबिटिक थी तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो गया, डायबिटीज चली गई। तो
हर चीज मेरे फायदे में रही उस वेट लूज करने के पूरे जर्नी में। तो तुम्हारे इसमें तुम्हारे ट्रेनर ने तुम्हारी हेल्प की? ट्रेनर ने हेल्प की, बिल्कुल। ट्रेनर, जी सही कह रही हूँ, ट्रेनर ने मुझे बहुत ट्रेनिंग दी, कौन सी चीज कैसे करनी है, क्या करनी है, मुझे कुछ पता नहीं था। और उसके बाद ऑफ कोर्स खाने पे बिल्कुल सोच समझ के खाया, सब कुछ खाया, बस लिमिट में खाया। पानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी को मैंने अपनी लाइफ का मेजर पार्ट बना लिया था। अच्छा, तुम्हारे जो ट्रेनर है उसको बहुत सारे क्लाइंट मिल गए? बहुत मिले उसको, तो वो तो थैंक यू करता रहता था कि तुम्हारी वजह से मैं इतना फेमस हो गई, क्योंकि वो बहुत फेमस हुआ उसके बाद। अच्छा जी, वो एक बात है ना, क्योंकि आजकल जैसे वो टैबलेट्स की और कीटो डाइट की और चीजों की आती है एड्स वगैरह, तो वो चल रहा, तो वो सही है। मैंने कोई भी चीज ऐसे नहीं ली थी, कोई प्रोडक्ट बाय नहीं किया था, कोई चीज नहीं, घर का खाना खाया था, बाहर का खाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। घर की रोटी और एक सालन और ढेर सारा पानी। अच्छा, बस इसको मैंने अपनी लाइफ का रूल बना लिया। और जिम दिन में 2 दफा जिम। अच्छा जी, तो फिर अच्छा लगा होगा ना खुद को भी, बच्चों को भी अच्छा लगता है कि और सब कहते थे तुम तो वो बंदी नहीं हो, पूरी चेंज हो गई हो, लाइक मेरा बात करने का स्टाइल, कपड़े पहनने का, हर चीज चेंज हो गया था। और एज भी फिर कम लगती है, अब आप छोटे भी लगते हो, तो बड़ा तारीफें, जहाँ जाओ तारीफें मिलती थी। तो सोशल मीडिया की बंदी भी हो गई। हाँ, उसके बाद तो और ज्यादा हो गई। तो नाज़रीन, बहुत अच्छा लगा, हमने इसके जो है ना शिमजी यहाँ आई, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने चाहा कि चलो आज हमारे साथ इनको भी लेते हैं, इनको थोड़ा सा डाइट के बारे में पूछते हैं, थोड़ा यूट्यूब के बारे में पूछते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके पीछे दौड़ रही है दुनिया। फैशन के पीछे दौड़ रही है, डाइट के पीछे दौड़ रहे हैं, यूट्यूब पे पीछे दौड़ रहे हैं, इंस्टाग्राम, तो नई जनरेशन इसी चीज़ पे लगी हुई है। तो इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, बट एक चीज़ है कि अपने आप में रहें, राइट? तुम यही कहना चाहोगे? तुम्हें क्या दूं मैं कहूँ? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी करे बस किसी का दिल ना दुखाएं कभी भी, और किसी को हर्ट ना करें अपनी बातों से, और कोई चीज अच्छी नहीं लगती उसको इग्नोर कर दें, लेकिन किसी को नीचा ना दिखाएं। थैंक यू। और मुश्किल वक्त में भी हंसना सीखें। वो तो जब तक वो जो इंसान मुश्किल वक्त में हंस लेता है ना, वो अल्लाह को भी पसंद, वो अल्लाह का शुक्र गुजार हो जाता है। जी। तो इंशाल्लाह फिर नाज़रीन नेक्स्ट टाइम किसी और मौका मिला तो जरूर शिमजी को बुलाएंगे यहाँ पर। अब हमारे स्टूडियो में एक और हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, तो हम अब थोड़ी देर बाद ब्रेक लेते हैं और थोड़ी देर बाद उनसे मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है शिमजी, उनका हमने इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छी बच्ची थी और बहुत मज़ा आया उनसे बात करके, राइट? गुड। और अब हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद है नासिर शाह साहब। सो नासिर शाह साहब, आपको मैं वेलकम करती हूँ स्टूडियो में। आपको कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आके? बहुत शुक्रिया सिमीना जी, और आपका सबसे पहले भी आपने मौका दिया आपके स्टूडियो आके बातचीत करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और नाज़रीन, आज हमने नासिर शाह साहब को जो बुलाया है उसकी भी कोई ख़ास वजह है, तो पहले मैं उनसे पूछती हूँ उनके बारे में सब कुछ, फिर हम आपको बताते हैं कि आज हमने यहाँ क्यों बुलाया है। तो नासिर साहब, पहले आप बताएं कि आप बेसिकली सर आप यहाँ क्या करते हो, व्हाट इज़ योर, आप कब से हो कनाडा में और यहाँ क्या करते हो? सिमीना जी, मैं 1995 में आया था यहाँ पे, और आके पहले 1-2 साल मुझे जॉब करनी पड़ी। उसके बाद फिर मैंने ये मॉर्गेज ब्रोकर का ये कर लिया कोर्स, और थैंक्स गॉड मैं सिंस दैट 98 से लगा हूँ ये मॉर्गेज एज ए ब्रोकर काम कर रहा हूँ। अच्छा। और इसके साथ साथ रियल एस्टेट भी कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं एज ए बिल्डर भी काम कर रहा हूँ। मैं एज ए बिल्डर एंड एज ए डेवलपर भी काम कर रहा हूँ। तो दोनों में जैसे डेवलपर का जो रोल होता है वो ये होता है भी लैंड लेके उसकी जोनिंग चेंज करवा के फिर ऊपर जब घर बनाने के वक्त आता है तो फिर एज ए बिल्डर एक्ट करना होता है। तो इस तरह हम दोनों एज ए बिल्डर एज ए डेवलपर काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो आपको चले थोड़ा प्रोफेशनल उससे पूछ लेती हूँ, जो आजकल जो हालात चल रहे हैं मार्केट में, घरों की रेट्स वगैरह, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें कि क्या हो रहा है आजकल मार्केट? जी बिल्कुल, रेट्स तो आपको पता ही अप डाउन्स आते रहते हैं, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे आता रहा। पिछले मैं अब अगर 22 सालों का एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ तो बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है। तो उसका मतलब ये नहीं होता भी हालात ख़राब हो गए हैं, उसका मतलब ये भी हालात दोबारा ठीक होने वाले हैं और दोबारा होंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे ही आजकल जैसे रेट्स वगैरह ऊपर गए हैं, रेट्स की वजह से जब प्राइम मूव होता है, जब प्राइम ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है ना प्राइसेस जो है एकदम रुक जाती हैं या थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो प्राइसेस कम हुई हैं, रेट्स ऊपर चले गए हैं। लोगों ने अभी बाइंग ज़्यादा शुरू कर दी है, क्योंकि जब आप मार्केट में घर हो और बिक रहा हो तो फिर हर बंदा अच्छी अपनी मर्जी की ऑफर डाल सकता है। तो पहले जो 3 महीने पहले या 2 महीने पहले जो हुआ था आपको पता है, सबको पता है, तो प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई थी ओनली बिकॉज
जो इन्वेंट्री बहुत कम थी मार्केट में, और घर जो बायर्स थे वो ज़्यादा थे लेकिन वो घर मौजूद नहीं थे, तो उसकी वजह से मल्टीपल ऑफर आती थी सारा कुछ। अब फिर दोबारा घर काफ़ी आ गए मार्केट में, उसकी वजह से प्राइसेस अब तो रीजनेबल हो गई हैं। वो सेलर्स मार्केट थी, अब बायर्स मार्केट हो गई। अब ऐसा कह लें। ठीक है। तो नाज़रीन, आप सब लोग जानते हैं नासिर शाह साहब को इंटर कम्युनिटी में बहुत अच्छा नाम है। मैंने इससे ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कराया क्योंकि मुझे इनको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोग उनको जानते हैं और खुद यहाँ पे इतने अरसे से हैं, तो इनकी एक अपनी साख्त है। इसके साथ साथ ये जो बिजनेस करते हैं, इसके साथ साथ वो एक बहुत दूसरा बड़ा जो काम करते हैं वो शो बिजनेस से उनका बहुत सख्त ताल्लुक है। तो शो बिजनेस के हवाले से भी बहुत से लोग उन्हें जानते हैं क्योंकि शो बिजनेस में वो बहुत से शोज लेकर आते हैं, पाकिस्तान के आर्टिस्टों को यहाँ लेकर आते हैं, उनको प्रमोट करते हैं और ये काम ये काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। तो नासिर भाई, आप ये बताएं कि कब से सबसे पहला शो आपने कब किया था और आपको कैसा लगा? और आप ऐसे, जाहिर बात है आप बिल्डर थे, वो तो एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ये इसका आपको शौक था या क्या, किस तरीके से आप इस फील्ड में आए? बिल्कुल जी, मुझे थोड़ा सा पहले जब मैंने पहला शो किया था, मुझे याद है आशा भोसले जी का और अदनान समी का, अच्छा, रॉजर सेंटर में। तो वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और हमारा सारा प्रोग्राम ही ऑलमोस्ट सोल्ड आउट था। और फिर मैंने देखा, पहले की बात है, ये 20 ईयर बिफोर। वाह, अच्छा। तो फिर मुझे, आप तो प्रो है ना स्टार्ट करने वाले हैं सही से। तो फिर मैंने देखा यार ये तो अच्छा काम है, इस पे भी इंटरेस्ट लिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद फिर मैंने लगातार हर साल 1 या 2 शोज तो बड़े करता ही करता हूँ। तो छोटे छोटे तो 3-4 भी कर लेते हैं हम लोग कभी कभी, लेकिन 1-2 बड़े शोज करवाते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है, मैं खाली एक शो पे नहीं करवाता बल्कि मैं एज ए इंटरनेशनल प्रमोटर काम करता हूँ। अच्छा। मैं अपना तो शो करवाता हूँ टोरंटो में, तो बाकी शोज मैंने सारे के सारे सेल कर देता हूँ। जैसे पिछली बार भी ये आफ्ताब इकबाल साहब जैसे अब आ रहे हैं, तो पिछली बार जब आए थे मैंने 16 शो कराए थे। अच्छा, हाँ जी, मैंने दुबई से स्टार्ट किया था और दुबई से सारी टीम ट्रैवल करती है हमारे साथ। दुबई से स्टार्ट किया, फिर अबू धाबी, फिर दोहा कतर, फिर उसके बाद मॉन्ट्रियल, फिर टोरंटो, कैलगरी, एडमिंटन, वैंकूवर, एवरीवेयर हमने कराए थे ये। अब सेम प्रैक्टिस रिपीट होने वाली है, हमने वही शोज जो अब आ रहे हैं। तो पहला जून 8वां में होने जा रहा है 25 जून को। अब सेकंड जो है 26 जून को वो टोरंटो में होने जा रहा है। उसके बाद जुलाई 1 को वैंकूवर में होने जा रहा है, जुलाई 2 को एडमिंटन में होने जा रहा है, जुलाई 3 को कैलगरी में होने जा रहा है। कैलगरी में बल्कि 2 शो होने जा रहे हैं। आप लोग थकते नहीं है? क्या ट्रैवल जी बिल्कुल। तो आप सारे बहुत सारे लोग सब साथ जाते हैं? हाँ जी, सारे अब 18 लोग आ रहे हैं। अच्छा, 18 लोग हमारे साथ ट्रैवल करेंगे। अच्छा। और आपको पता पूरा मेला होता है, जैसे वो एक प्लेन में बड़ा मजा आता होगा। मजा तो आता है, गपशप रहती है उन लोगों के साथ और बातचीत करने का मजा भी आता है। फिर जो जुलाई 3 को कैलगरी में है और जुलाई 4 को भी कैलगरी में। कैलगरी पहला जो जुलाई 3 वर्ड सोल्ड आउट हो गया, अब उन्होंने पब्लिक की डिमांड पे जुलाई 4 को भी कर दिया। तो हमारे इतने लोग रहते हैं वहाँ पर? मैं कहता हूँ कमाल हो गया, ये तो कैलगरी सबसे नंबर ले गए 1। अच्छा। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे 18 को, यहाँ पे जुलाई 8 को भी सोल्ड हो गया, जुलाई 9 को मॉन्ट्रियल में है। अच्छा। और जुलाई 10 को भी सोल्ड आउट हो गया। तो आप ये समझ लें भी बैक टू बैक सारे शोज हमारे सोल्ड आउट हैं और थैंक्स गॉड। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जब भी मैं कोई आर्टिस्ट वगैरह पाकिस्तान से लाता हूँ या इंडिया से लाता हूँ, तो पहले मैं ये देखना होता है भी उसके लोग कितने उसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर लोग अच्छे ज्यादा जुड़े हों तो फिर तो मजा आता है शो करवाने को। कोई भी शो हो तो शो तो आपको पता ही है, उसमें अगर अच्छे तरीके से प्लान किया जाए तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो मेरे शोज इसलिए सोल्ड आउट होते हैं, थैंक्स गॉड मैं ये करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जो प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है। मैं हर चीज को ज़हन में रखते हुए शो को बनाता हूँ, हर एज को ज़हन में रखते हुए बनाता हूँ। ये नहीं मैंने सिर्फ बच्चों के लिए शो बनाया और बड़े जो है वैसे घर में बैठ रहे, ऐसा नहीं होता। मैं जब भी शो को बनाता हूँ तो पहले मैं देखता हूँ एज वाइज भी ये बच्चे भी आए, फिर हमारी एज के लोग भी आए, फिर सीनियर लोग जो है हमारे माँ बाप जो है वो भी आए, ताकि सारे लोग वहाँ पे आएंगे तो मजा आएगा। अदरवाइज एक बंदा आ गया बाकी घर में बैठे हैं तो आप बोर होंगे। तो ये आपका जो शो है खबरनामा, खबरहार जी, सॉरी, तो ये खबरहार पाकिस्तान में ऑन एयर होता है जी, वहाँ पे टीवी चैनल बड़ा पॉपुलर। मैं इसलिए मैं जान के अनजान बन रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ जो बैठी वो फेवरेट है, उसका ये फेवरेट शो है। और मैं चाहूंगी आप कुछ पूछो ना इस शो के बारे में, आर्टिस्टों के बारे में। तो मैं कहती हूँ लोग अपना टाइम निकाल कर देखिए ना कैसे देख रहे होते हैं, बहुत फेमस है। सिर्फ गाने नहीं होते ना उसमें, गाने नहीं होते, वो एक वो स्टेज एक वो शो है, वो जिसे कहते हैं टॉक
काइंड ऑफ। आज इसमें काफी चीजें हैं, मतलब वो कहते हैं स्टेज शो है बाकायदा। देखिए इसमें सिर्फ स्टेज शो नहीं है, इसमें उन्होंने हर चीज कवर कर ली है। अच्छा। देखिए एजुकेट लोगों को करते हैं, फिर सिंगिंग होती है उसमें, फिर वो ड्रामा होता है, स्टेज प्ले जिसे कहते हैं, हर तरह का जो आप कह रहे हो उन्होंने कवर करना होता है हर चीज को। तो हम वही चीज जो है ना सेम काइंड यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, पहला जो हमारा स्टेप होगा, हमने शो को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अच्छा। एक शो 5 हिस्सों में तकसीम करने का मकसद, पहले आपने सुना होगा पहले एक टिकट में 2 मजे, तो हम एक टिकट में 5 मजे दिलाने जा रहे हैं। ओह अच्छा। अच्छा, पहला स्टेप जो होगा वो सिंगिंग का, जो कि वहां से सिंगर आ रहे हैं पाकिस्तान से, जैसे मैं बीच में पूछूंगी, सॉरी, कि वो उसी तरह से नहीं आप करेंगे जैसे वो वहां पे हो रहा होता है? वो हमारा चौथा स्टेप है, वो चौथा स्टेप है। ये पहला स्टेप जो होगा सिंगिंग का होगा, ठीक है। पहले सिंगर जो पाकिस्तान से आ रहे हैं वो, प्लस कुछ लोकल यहाँ पे सिंगर जो परफॉर्म करेंगे। सेकंड स्टेप जो होगा वो साथ साथ होगा स्टेज प्ले। अच्छा। स्टेज प्ले पता है आपको, पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी बहुत पसंद करते हैं, और स्पेशली हमारे जो पंजाबी लोग हैं वो कहते हैं जी हम तो सोते ही नहीं है जितने देर इनका प्रोग्राम नहीं देख लेते। तो इसका मतलब ये होगा वो बहुत हिट होने वाला है, वो स्टेज प्ले जो है उनका वो होगा सेकंड पोजीशन पे। थर्ड पे हमने खाना रखा है इसके साथ। शो में खाना आपको पता लोग नहीं देते, हमने 5 स्टार लेवल का खाना रखा है, छोटा मोटा खाना नहीं है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा खाया बोर हो गए, नहीं, आपको बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है। टेबल पे मिलेगा? टेबल नहीं, जो वीवीआईपी हैं उनके लिए हमने स्पेशल प्रोटोकॉल रखा है, उनको टेबल पे सर्व किया जाएगा, बाकी लोगों के लिए बफे होगा जी। ठीक है। तो तीसरे स्टेप पे खाना ओपन करेंगे हम लोग, तो वो 30 मिनट्स से 40 मिनट्स खाना चलेगा। अब उसके बाद चौथी जो स्टेज है वो है आफ्ताब इकबाल साहब अपनी पूरी टीम के साथ आपके रूबरू होंगे, जैसे वो पाकिस्तान में शो करते हैं। असल चीज जो है ना खाने के हाँ जी, खाने के, क्योंकि खाने के उसके रीजन क्या है, वो क्यों हमने वो आखिर में रखा है, वो इस वजह से ताकि उसमें वो रिकॉर्डिंग करनी उन्होंने अपने यहाँ से रिकॉर्डिंग करके वो लेके जाएंगे और अपने शोज जितने वहाँ पे जो होते हैं उनके यूट्यूब पे या चैनल पे वो दिखाएंगे वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है सिमिना जी, वो जो शोज रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे आपकी फैमिली मेंबर जो बैठे हुए हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, यूके में कहीं बैठे हुए हैं, तो लोग आपको वहाँ पे बैठ के देख पाएंगे। अच्छा। और 5वें नंबर पे हमने बहुत सारा स्पेशल लगा रखा है जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अब स्पॉन्सर्स को ये बहुत फायदा पहुंचने वाला है, वो इस वजह से क्योंकि हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स होंगे वहां पे वो आएंगे, आके वो उनको तो हम इंट्रोडक्शन कराएंगे, उनका स्टेज पे भी थैंक यू करेंगे, उनकी स्लाइड वगैरह भी चलेगी। प्लस आफ्ताब इकबाल साहब ने प्रॉमिस किया है वो उनका जो जितने भी लोगोज हैं उनके, और प्लस उनका नाम और उनके जो फ्लायर वगैरह वो अपने चैनल पे भी चलाएंगे, उनका थैंक यू भी करेंगे वो चैनल पे जाके। वो जो चैनल लोग वर्ल्ड वाइड देखते हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया में उनके चैनल को देखा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड प्रमोट होने जा रहा है। ये नहीं है सिर्फ यहाँ पे टोरंटो में वो उनको लोग जानेंगे, नहीं, आपको पूरे वर्ल्ड में लोग देखेंगे और वहां से भी कॉल्स आएंगे, आपका जिक्र उन्होंने किया, आपका नाम लिया, आपका थैंक यू किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भी जो भी हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं उसको बहुत फायदा पहुंचने वाला है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे? देखिए ये 5 बजे स्टार्ट होगा, इसलिए हमने संडे का दिन पिक किया था। संडे को आपको पता है ज्यादातर 95% लोग ऑफ लेते हैं, तो संडे का दिन होगा और 5 बजे स्टार्ट करेंगे। 5 बजे से लेकर नॉन स्टॉप 5 से 6 घंटे तक ये नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट होगी। तो आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं ऐसे लगेगा जैसे आप बोर हो रहे हो, आप गलत जगह पे बैठे हो। हर 1 मिनट आप इंजॉय करोगे। और ये कहाँ पर हो रहा है आप बताएंगे? ये कनेडियन कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे ब्रैम्पटन में है, और ये आप कनेडियन आप कह लो स्टील एंड रदरफोर्ड के कॉर्नर पे कनेडियन कन्वेंशन सेंटर। और कोई भी अगर टिकट्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेनी है, और बड़ी रीजनेबल टिकट्स बड़ी तेजी से जा रही हैं, 416-526-6800 पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, टिकट्स के बारे में जान सकते हैं जी। और माशाल्लाह नाज़रीन, क्योंकि हमें पता है कि इनका शो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट भी है, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द हमारे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एंड में जाना पसंद करते हैं। पता नहीं उनका क्या नेचर होता है या उनकी ऐसी कमिटमेंट्स होती हैं कि वो चाहते हैं कि नहीं हम एंड में जाएं ना,
तो वो एंड में जो जाने वाले हैं उनके लिए है कि अगर मौजूद होंगी टिकट तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन पहले से ले लें तो ज्यादा बेहतर है। और वीवीआईपी भी टिकट में आपको टेबल पे सर्व होगा, वैसे अदर को इट विल बी ऑन बफे होगा। और आपको सारे आर्टिस्ट जो हैं वो खुद आ रहे हैं यहाँ पर और सारे आर्टिस्ट ही परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी वजह कोई और परफॉर्म कर रहा है। वो सारे पाकिस्तान से वीजे लग गए हैं, वीजे 3 दिन पहले खबर आई है भी वीजे लग गए हैं। तो इसका मतलब है हम अंडर कंट्रोल में सारा कुछ है और सारी टीम आ रही है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये हट के पूछूंगी कि आप लोगों को बड़ा दिन रात लगाना पड़ता होगा ना इसके लिए, देखें सारा कुछ हासिल करने के लिए कुछ होना भी पड़ता है, तो हमें टाइम तो लगाना ही पड़ता है। और खाली टाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें पैसा बड़ा इन्वॉल्व हो जाता है, रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो लेकिन ये कोई किसी का हौसला होता है भी इतना बड़ा रिस्क लेके। माशाल्लाह आप इतना बिल्डर भी हैं, सब कुछ है, तो माशाल्लाह आपका भी अल्लाह ने आपको इतना दिया हुआ भी है। अच्छा, हमारी इस बहाने जो यहाँ लोग रह रहे हैं वो अपने मुल्क से दूर होते हैं, तो यहाँ पर जाहिर बात है, देखिए ना, ये तो चैनल में देखती है, कहती है मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। तो वो हम लोग को खुद देखने को मिलेगा तो और मजा आएगा, राइट, कि भाई हम जाएं पर्सनली देखें कि वो कैसे लोग हैं। क्योंकि आजकल तो वैसे भी जून जुलाई अगस्त कोविड के बाद जो ये शुरू हो गया है सिलसिला आर्टिस्टों का आना जाना लगा रहा है और बहुत पब्लिक बात हो गई है। मीन्स हर एक को हर जगह जाना भी है, ऐसे ही है, राइट, हर एक को हर जगह जाना। हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है ना इवेंट्स फुल जा रहे हैं। ऐसे ही। और अब ये थोड़ा हटकर है क्योंकि स्टेज भी है, सब कुछ है, गानों से थोड़ा परहेज होगा, कम से कम सांस तो मिलेगा। जी बिल्कुल सही, जी राइट, टोटल डिफरेंट है ये, टोटल डिफरेंट है ना। ये भी इसकी भी एक अलग ऑडियंस है। जी ऐसा ही है ना, इसकी भी एक अलग ऑडियंस है। यंग जनरेशन वेट कर रहे हैं। अच्छा, वेट कर रहे हैं, उनको इंतजार है। हाँ तो जी, ये वाला शो पहले भी आप लाए थे? हाँ जी, 2016 में लाया था। और मैं जैसे पहले ही बताया भी मैं सारे के सारे प्रोग्राम सोल्ड आउट थे और इसी वजह से था वो लोगों की डिमांड, क्योंकि 2-2.5 साल से हमने किए ही कुछ नहीं। हाँ। तो वो 2-2.5 साल तो माइनस कर दो ना, तो मुझे 2-2.5 साल से पीछे लोग 3 साल से पीछे पड़े हुए हैं, वो कब आएंगे दोबारा। तो फिर मैं कोशिश सोचता था, तो कोरोना फिर वो प्रेशर में आ जाते थे हम लोग, क्या करें कैसे करें। लेकिन फाइनली थैंक्स गॉड मैं करूंगा भी, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और ये फिर जो सोल्ड आउट होने जा रहा है। और इसकी एक चीज की मैं गारंटी दूंगा, आप जब आप आएंगे आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा बोर हो रहे हैं। इतना एंटरटेनमेंट होगा, इतना मजा आने वाला है। और आफ्ताब इकबाल साहब खुद आपको पता है एक वर्ल्ड वाइड फेमस पर्सन है और पूरी दुनिया में वो जाने जाते हैं और पूरी दुनिया उनको अच्छे तरीके से जानते हैं, इज्जत से। वैसे भी हमारे पाकिस्तानी टैलेंट्स जो है ना बहुत है जी, लेकिन उनको जाहिर बात है पब्लिक देखती है, हम लोग सब कुछ देखते हैं उनके बारे में। लेकिन अगेन जब वो एक कनाडा ऐसी जगह है, मैं कहूँगी अमेरिका ऐसी जगह है कि जहाँ यहाँ के जो रहने वाले बड़े लकी हैं। जी बिल्कुल ऐसे कि वो पर्सनली उनसे मिल सकते हैं, उनसे देख सकते हैं, उनका शो देख सकते हैं ना। हमारे मुल्क में तो लोग ज्यादा टीवी पे ही देखते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हम माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि हम इस मुल्क में हैं कि हम उनको देख सकते हैं। कभी कभी मैं यही बोलती हूँ कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारे लोग देख सकते हैं। लोग पागल होते हैं देखने के लिए, और हमें भी अल्लाह ने मौका दिया है, हमारे चैनल को भी मौका दिया है, हमारे प्रोग्राम को भी, कि हमारी भी अच्छी किस्मत है कि आप जैसे लोग हमारे शो में आते हैं। जिसमें जी जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये वहाँ पे अगर आपको पाकिस्तान में जाता है ना, किसी आर्टिस्ट का मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को भी अगर मिलना तो कोई आसान काम नहीं है। आपको पता है ये लोग आप लोगों की वजह से आते हैं, क्योंकि आप लोग इनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और आप चाहते हैं उनको मिलना। तो इसी वजह से अब जो वीवीआईपी वाले लोग होंगे उनके साथ तो ये आर्टिस्ट बैठ के खाना भी खाएंगे, सेल्फी भी लेंगे, सब कुछ है। इसलिए हमारी जो टेबल्स ऑलमोस्ट, जो हम टेबल के साथ सेल कर रहे हैं, तो टेबल्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट जा रही हैं, हो रही हैं, थोड़ी सी रह गई हैं, और आपके प्रोग्राम की वजह से बाकी भी सोल्ड आउट हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, क्योंकि माशाल्लाह मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे प्रोग्राम को अल्लाह ने हमने रेहान सिद्दीकी को भी बुलाया था, फिर हमने कारा सागा का किया था। तो अब हमें भी खुशी होती है कि हमारी कम्युनिटी की हम एक तरीके से खिदमत कर रहे हैं। हमें भी मौका मिलता है कि हम अपने जो आप लोग जैसे खिदमत कर रहे हैं, लोगों को ला के मिला रहे हैं, हमें मौका मिला कि हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दें लोगों को कि भाई आप लोग हमारे शो में आए। हमें भी बड़ी इज्जत मिलती है और हमारे चैनल को भी बड़ी इज्जत मिलती है। तो इसलिए इंशाल्लाह हमें बहुत बहुत खुशी हुई आपसे जो है ना मिल के, आपका इंटरव्यू लेके। और नाज़रीन, इनके साथ अच्छी बड़ी टीम है, इनकी मार्केटिंग की टीम भी है। और अगर आप जैसे इन्होंने नंबर बताया, आप नंबर ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप स्टूडियो को भी कॉल कर सकते हैं। हमारे चैनल से भी अगर किसी को टिकट नहीं मिल रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इनका जो अभी जो
प्रोग्राम है, क्या नाम है प्रोग्राम का आप बताओ? खबरनाक। हाँ, खबरहार। पहले खबरनाक ही हुआ करता था, तो उन्होंने चेंज किया, खबरहार कर दिया। अच्छा, हाँ जी। इसकी क्या वजह हुई? तो ये चैनल जी, वो चैनल जब चेंज करते हैं ना थोड़ा सा, तो उनका वो नाम नहीं यूज करना, कॉपीराइट्स की वजह से। अच्छा ठीक है, तो अभी खबरनार है, खबरहार। हार जो गले में पहनते हैं। हाँ। अब इनका लोगो आप देखिएगा, पर अच्छा बनाया इन्होंने। अब ऐसे लोगो बना हुआ है, अभी हार बना हुआ है, उसमें वो फूल लगे हुए हैं और बड़ा खूबसूरत है देखने वाला। अच्छा। तो खबर तो देते हैं, वो न्यूज देते हैं, और खबरें जैसी होती हैं। तो हार का मतलब खबरों को हार पहना के साथ खबरें पेश करते हैं। अच्छा, पहले नार थी, अब हार होती है, खबरों का हार होगा। अच्छा, इस दफा मेरे ख्याल से ज्यादातर पॉलिटिक्स को छेड़ेंगे। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो मैंने क्योंकि पहले उनसे बात कर रखी है, हमने इस चीज को, सियासत को बीच में लाना ही नहीं है। हमने इंजॉय करना है, सिर्फ इंजॉय करने का मकसद ये है, हमारे लोग जो वहाँ पे पहुंच रहे हैं वो सारे के सारे इंजॉय करेंगे, और ये इस चीज की गारंटी है। और हमें अच्छा लगता है कि हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो लाइव जाके कर रहे हैं। स्टेज इज नॉट इजी, स्टेज बहुत डिफिकल्ट होता है, एक टेक में सब करना पड़ता है सारा। तो इसलिए मैं ज्यादा गुल को छेड़े, हमारे गुल जो है ना उनको बड़ा शौक है, हमारे घर में बहुत ज्यादा देखा जाता है, इसलिए मुझे पसंद है। तो ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे आपके शो में भी। और आपसे भी मैं गुजारिश करूंगी, आप लोग अगर टिकट नहीं लिए तो ले लीजिए। और जिस दिन हमारे शो रिलीज होगा, हमारी रिकॉर्डिंग है 23 जून को होगा, तो 26 को है ना आपका, संडे को। हाँ, तो इंशाल्लाह वहीं सबकी मुलाकात होगी। अपने आर्टिस्टों को भी आप देखिएगा, प्रोग्राम भी देखिएगा। और फिर मेरे ख्याल से यहाँ जिस तरीके से नासिर भाई बता रहे हैं कि इसकी बुकिंग एडवांस में चली जा रही है और पूरा कनाडा वो घुमा रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं आपके साथ चली चलूंगी। कनाडा तो बिल्कुल, साल से हमने कनाडा नहीं घूमा है। एक बार फिर मैं फोन नंबर बताना चाहूंगा भी, अगर आपने अभी तक टिकट्स नहीं ली तो आप कॉल कर सकते हैं। ये कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है जून 26 को। और फोन नंबर बड़ा इजी है, 416-526-6800 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 416-526-6800 पे आप फोन कर सकते हैं। और अगर खुदा ना खासा कोई ना उठाए तो मैसेज कर दीजिएगा, फौरन कोई ना कोई जवाब दे देगा आपको, ठीक है ना। कभी हम बिजी होते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता है, तो आप मैसेज जरूर छोड़ दीजिएगा, अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, दे विल कॉल यू, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई आपका आने का, हमारे स्टूडियो में आपने टाइम निकाला। मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी होते हो, और हमारे चैनल पर आए, आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि उस दिन आपके साथ जरूर आए। जी, मोस्ट वेलकम। और आपका एक बार फिर शुक्रिया गुल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की। और समीना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर दोबारा इकट्ठे होंगे जरूर। तो नाज़रीन, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलूंगी एक और मेहमान के साथ। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में।